और अब मैं हमारे एक बहुत लोकप्रिय हमारे जो मुख्य अतिथि जी हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालयों को संभालते हैं। और वैसे जो बात संजय मयूख जी ने कही थी नींव के पत्थरों में से, वो भी डॉक्टर जिस सरकार के जो नींव के पत्थर हैं उनमें से डॉक्टर जितेंद्र सिंह एक हैं। और आज अगर आप कश्मीर में तिरंगा लहराते हुए देखते हैं, और आई एम श्योर जब आप लोग देखते होंगे तो आप लोगों का जो है मन प्रफुल्लित हो जाता होगा, क्योंकि जब उस कश्मीर में हम आईसिस की और पाकिस्तान के झंडे देखते थे तो बहुत तकलीफ होती थी। लेकिन आज अगर कश्मीर में तिरंगा फहराते हुए देखते हैं, घर घर तिरंगा देखते हैं, तो उसके पीछे जो सरकार की कोर टीम जो जम्मू कश्मीर में काम कर रही थी उनमें से एक डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं। जम्मू कश्मीर के बहुत लोकप्रिय सांसद हैं और आज वो हमारे बीच हैं मुख्य अतिथि के तौर पर। मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से आएँ और अपनी बात रखें। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उनका स्वागत एक बार जोरदार तालियों से फिर होना चाहिए। धन्यवाद श्रीवास्तव जी फॉर अ वेरी काइंड इंट्रोडक्शन। हमारे बीच में बैठी हुई संसद में मेरी प्रतिभाशाली युवा साथी और हमारी भावी नेता बांसुरी जी, थोड़े ही समय में जब इनके साथ वहाँ बैठे थे और फिर यहाँ बैठने का अवसर रहा तो कुछ ही क्षणों में हज़ारों दृश्य घूम गए नज़रों के आगे से। और श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि माँ के संस्कार की प्रतीक, लेकिन मुझे लगता है कि सुषमा जी का जो व्यक्तित्व था उसको देखते हुए वो बात भी छोटी पड़ जाती है। उन्होंने केवल अपनी कोख से जन्मे हुए बच्चों को संस्कार नहीं दिए, हम जैसे अनेकों हज़ारों कार्यकर्ता और विशेषकर जिस क्षेत्र में मैं कार्य करता था ना वहाँ सरकारें बनती थी ना सरकारें बनने की संभावना थी, और बड़ा लंबा एक ऐसा भी दौर गुजरा कि ना कोई सांसद होता था। कभी कभी कोई विधायक बन जाए तो अच्छा है, जमानत बच जाए तो लड्डू बांटे जाते थे। और दूसरे दलों के नेता हमारा व्यंग करते कि साहब ये तो झंडा डंडा पार्टी है। और उस समय भी ये केवल कहने मात्र वाली बात नहीं है, क्योंकि हम तो हमेशा आंदोलन मुद्रा में रहते, उस मोल्ड में रहते। तो एक किसी विषय को लेकर के एक बड़ा लंबा प्रदर्शन चल रहा था तो सुषमा जी का वहाँ आना हुआ, और अभी भी मुझे कभी कभी आई हैव अ फीलिंग ऑफ गिल्ट कि उन्हें इतना परेशान किया गया कि उनको हवाई जहाज़ से बाहर नहीं निकलने दिया गया, क्योंकि उन्हें लगा कि ये आएंगे और ये बाकी कार्यकर्ताओं और युवाओं को उत्तेजित कर सकती हैं। तो उनको वहीं पे पूरा दिन बैठना पड़ा हवाई जहाज़ के अंदर, और उसके बाद फिर उनको ले गए किसी दूसरी तरफ, और दूसरे दिन उनकी रिहाई हुई। तो ऐसे कठिन समय में जब पार्टी भी शायद उस दौर से गुज़र रही थी, और अगर 50-60 वर्ष तक इस संगठन ने बिना सत्ता के सरवाइव किया है तो शायद सुषमा जी जैसे लोगों का नेतृत्व है था। वरना आज देखिए आप देखिए कांग्रेस का क्या हाल हुआ। 5-10 साल के भीतर ही वो देखने लगे कि इधर जाएं कि उधर जाएं। लेकिन ये एक ऐसा दल था, ये उसी जगह खड़े रहे, और इसीलिए यही इसकी ताकत भी थी और इसकी प्रेरणा भी। हमारे साथ बैठे हुए संजय भाई ने ठीक कहा, वो भाषण नहीं देते क्योंकि उनको परमात्मा ने एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दे दी है कि रात को 9 बजे कौन भाषण देगा। और उनकी अनुमति के बिना अगर कोई टीवी चैनल का रुख करे तो उनको इतना भी अधिकार प्राप्त है कि रास्ते में फ़ोन करके उसको वापस बुला लेगी कि भैया आज तो प्रवक्ता दूसरा जाना था, तुम कहाँ जा रहे हो।
तो ये उस सेनापति की तरह कि जिसे खुद फ्रंट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्हीं के आदेश का पालन वहाँ भी होता है। और इतनी कला और हुनर के ये मालिक हैं कि जो लोटा लेकर के आए थे उसे छोड़ा अभी तक नहीं, और लुटियन को भी लूट लिया। और यही कारण है कि इनकी लोकप्रियता का गुणगान पटना से लेकर दिल्ली तक है। और हमारे साथ इतने सहज संबंध हैं कि मुझे नहीं लगता कि आज तक कभी उन्होंने किसी बात के लिए आग्रह किया हो और हमारा इतना साहस हुआ हो हमें कि उसको इनकार करें। तो मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आपके बीच में, आपके कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के मुझे भी इस पुण्य का भागीदार बनने का अवसर रहा। श्रीमती जैन, जिनकी आप बात सुन रहे थे, फाइम फाउंडेशन, जो मैं बातें अभी सुन रहा था उनके बारे में और संस्था को लेकर के, शायद उन्हें भी ये नहीं मालूम कि समाज में जब इतनी सारी हम कुरीतियां देखते हैं, ऐसी सारी बातों का सामना करना पड़ता है जो शायद बहुत आसानी से हलक से उतरती नहीं, तो फिर भी समाज जिंदा क्यों है और कैसे है कि हमारे बीच में कुछ ऐसी विभूतियां हैं जो इस तरह के संस्थाओं के माध्यम से इस तरह के कार्य करके समाज को में संस्कार भी बढ़ा रही हैं, पुण्य का कार्य भी कर रही हैं। जो हमारे सर्वप्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तो उन्होंने आज़ादी के बाद एक पुस्तक लिखी थी बड़ी प्रसिद्ध अभी भी, इंडिया विंस फ्रीडम। तो उसमें वो एक वाकया लिखते हैं कि कभी कभी मैं बहुत बेजार हो जाता हूँ कि साहब ये दुनिया अब रहने के काबिल रही भी कि नहीं। ये जो रोज़ अखबारों में पढ़ते हैं, पाप भी हो रहा है, दुष्कर्म भी हो रहे हैं। तो जब मैं असमंजस में पड़ जाता हूँ तो जानते हैं वो कौन सी बात है जो मेरा फिर से हौसला बुलंद करती है। तो कहते हैं कि पड़ोस से किसी नए बच्चे के पैदा होने की आवाज़ आती है, चीख आती है। तो मुझे लगता है कि हाँ, अभी भी खुदा को इंसान पर यकीन है, उठा नहीं, उसने एक और व्यक्ति धरती पर भेजा है, क्योंकि अभी उसको संसार से कुछ उम्मीद है। तो संसार की वो उम्मीद बांधने का काम श्रीमती जैन, उनकी संस्था जैसे अदारे अंजाम दे रहे हैं। जहाँ तक इस विषय का संबंध है, मैं तो ये कहूँगा कि यदि आप गहराई से देखें तो जिस दिन से प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश की बागडोर संभाली, तो इन मौलिक विषयों को ही प्राथमिकता दी गई है। सन 2014 में जो सर्वप्रथम उनका स्वतंत्रता दिवस का संबोधन था, तो उसमें जैसे अभी संजय जी ने कहा और योगेश्वर जी हमारे ब्रांड एम्बेसडर बन गए, उन्होंने शौचालयों की बात की और लोगों को अटपटा भी लगा। कुछ लोगों ने मजाक भी उड़ाया कि भाई उस मंच से तो रूस अमेरिका की बात की जाती है, बहुत बड़ी बड़ी योजनाओं की बात की जाती है, प्रधानमंत्री। कई लोगों ने कहा कि साहब अभी शायद नए नए आए हैं, ये बात कर रहे हैं कि शौचालय बनने चाहिए, और वो भी प्राथमिकता के साथ महिलाओं के लिए। लेकिन आपने देखा, देखते ही देखते पहले ही वर्ष में 4 लाख शौचालय इस देश में निर्माणित हुए। और जो उन्होंने बात लाल किले से कही थी वो जन आंदोलन बन गई। मेरे अपने ही चुनावी क्षेत्र में 2 इस प्रकार के वाक़यात हुए। एक 9वीं कक्षा की बालिका थी, उसने कहा कि साहब मैं तब तक स्कूल नहीं जाऊंगी जब तक शौचालय नहीं बनेगा। जब हमें सोशल मीडिया पे हमने देखा तो मैंने कलेक्टर को फ़ोन किया, तो वो उनके साथ संपर्क किया और बाद में उसी लड़की की प्रेरणा से, बालिका की प्रेरणा से जब सर्वे किया गया तो 200 ऐसे घर निकले उस बस्ती में जहाँ शौचालय नहीं थे। और हमें इस बात का अनुमान तक नहीं था, हम किस तरह से फॉर ग्रांटेड चीज़ें ले बैठे थे। और उसी क्षेत्र में एक 85 वर्ष की बुजुर्ग महिला थी जिन्होंने कहा कि मोदी जी ने कहा कि हर घर में शौचालय होना चाहिए, तो मेरा ये दायित्व है, जिम्मेवारी है कि मैं सुनिश्चित करूँ है कि नहीं। तो छड़ी लेकर के घर घर घूमने लगी। यानी इस प्रकार की अक्सर सरकारें किसी
मुहिम का, किसी आंदोलन का आह्वान करती हैं, जनता अपनाने में कई बरस लगा देती है, कई बार ना भी अपनाया जाए, ऐसा भी देखने को मिलता है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है परिवार नियोजन। 1960 के दशक में प्रारंभ हुआ था, ना नियोजन हुआ, ना कोई परिवार दिखा, लेकिन वो नारा चलता रहा। यानी ये वो मौलिक विषय था जिसकी प्रतीक्षा कर रहा था समाज, लेकिन किसी ने इसको छुआ नहीं था। और इसके माध्यम से हमारी बहनों को, माताओं को स्वच्छता तो मिली, साथ में स्वास्थ्य भी मिला और सम्मान भी मिला। और दूसरी प्राथमिकता जो इसी में झलकती है, जब नशाखोरी की बात आई तो युवाओं की। मुझे नहीं मालूम कितने सारे लोगों के ध्यान में होगा, ये स्मरण होगा कि 26 मई 2014 सायंकाल शपथ ग्रहण हुआ था, और पहले 2-3 महीने में ही जो सबसे प्रमुख एक आदेश जारी किया गया था वो ये था कि जो नौजवान अपने दस्तावेज़, अपने सर्टिफिकेट, अपने डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाते हैं कोई अर्जी देने के लिए, किसी नौकरी के लिए, किसी शिक्षा संस्थान में दाखिला हासिल करने के लिए, वो प्रथा बंद कर दी जाएगी। और वो अंग्रेज़ों के समय से चली आ रही कुरीति। और एक बहुत बड़ा संदेश देने का प्रयास किया गया कि अब एक ऐसी सरकार आई है, एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनमें इतनी क्षमता है, इतना कॉन्फिडेंस है कि वो अपने देश के नौजवानों पर विश्वास कर सकें। और जिस देश में 70% से अधिक जनसंख्या 40 वर्ष से कम लोगों की हो, यदि हम अपने नौजवान पर विश्वास करना ना सीखेंगे तो भला हाउ आर वी गोइंग टू डू बिजनेस विद देम। फिर तो कल ये भी नौबत आएगी कि बच्चे को पूछेंगे कि तू अपनी मार्कशीट लाया तो पहले अटेस्ट करा के ला के सच्ची है कि झूठी है। तो कितने ऐसे विषय जिनकी तरफ शायद ध्यान नहीं दिया गया था, क्योंकि पहली बार एक ऐसी सरकार आई थी जो धरती से जुड़ी थी, धरती से जन्मी थी, धरती की तकलीफ़ें, दुविधाओं को झेल करके निकली थी। और उसके बाद फिर इंटरव्यू की प्रथा समाप्त कर दी गई ताकि सबके लिए एक समान लेवल प्लेइंग फील्ड हो। वरना ऐसा भी हमने दृश्य देखा कि 100 अंक प्राप्त करता कोई बालक रिटर्न में, और किन्हीं कारणों से उसको इंटरव्यू में फेल कर दिया जाता, और इंटरव्यू जिसको मदद करनी होती, चाहे कोई भी कारण होता, उसको 100 अंक देकर ले जाता। और ये केवल प्रशासनिक सुधार नहीं है, ये दूरगामी सामाजिक सुधार है। और उसी में ये स्वच्छता और नशा। और जब नशे की बात आती है, क्योंकि बात बहुत लंबी हो जाएगी, मैं तो वादा करके आया था संजय जी से कि आधे घंटे मुझे मुक्त करना, उन्होंने बोले तुम आधा घंटा बोले और मुझे खुद समय ज़्यादा ले लिया। ये बातें तो आई कि नशे की क्या क्या उसके दुष्प्रभाव क्या हैं, लेकिन अगर आप व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो बहुत सी और जो संकट देश झेल रहा है वो भी इससे जुड़े हैं। आतंक का संकट, क्राइम का संकट, ये जो इल गॉटन वेल्थ और इजी वेल्थ जो इससे जनरेट होती है वही बनती है क्राइम का कारण, और वही आतंकियों के लिए भी जाती है। आतंकी को आतंकी बनाने में भी काम देती है, और आतंकी को आतंकी बनाने के लिए खरीदने में भी काम देती है। और इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे क्षेत्र जहाँ पर आतंक काफ़ी समय तक रहा, वहाँ इस तरह से ड्रग एब्यूज़ के भी किस्से आते रहे। मैंने एक छोटा सा प्रयोग किया है, ना मालूम कहाँ तक सफल होंगे। जो हमारे कुछ एक ऐसे ये नशे के पदार्थ हैं जो सचमुच देखा जाए तो उनके कुछ गुण हैं जो औषधि के काम आते हैं। तो हाल ही में मैंने बड़ी कोशिश करके, प्रयास करके कैनाबिस का प्रोजेक्ट शुरू किया है, जो आपका गांजा जिसको आप उसको आप बहुत सारी दवाइयों में इस्तेमाल कर सकते हैं, कैंसर की पीड़ के लिए, नसों की दर्द के लिए। लेकिन चूंकि उस बात का प्रचार नहीं हो पाता। और दूसरी बात समाप्त करने से पहले, ये समस्या इतनी बड़ी है कि इसमें केवल फाइम फाउंडेशन की भूमिका ही पर्याप्त नहीं, इसमें समाज भी है, इसमें कानून भी है, इसमें प्रशासन भी है। अभी हाल ही में मैंने अपने क्षेत्र में कुछ एक पुलिस अधिकारियों के साथ एक बैठक की, और मैंने उनके आगे सुझाव रखा। मुझे लग रहा है कि उनको शायद ठीक भी लगा कि हम 2 तरह पर वो काम कर सकते हैं कि जहाँ से जो चेन है उसको तोड़ना, और जहाँ पर कोई पकड़ा जाए उसकी डेटरेंट
सज़ा हो। और परिवार में सबसे बड़ी बात यह है, हम कह तो देते हैं कि बच्चों को अपने को समझाएं, लेकिन ऐसा होता नहीं। सबसे पहले तो ये समझाना है कि अगर बेटी घर लेट आती है तो आपको चिंता होती है, बेटा घर आता है लेट तो नहीं होती। लेकिन वो क्या करके आया है वो कोई हिसाब नहीं लेता। तो हमारा माइंडसेट जब तक नहीं बदलेगा, और दूसरी बात, जब ये पता भी चल जाता है कि वो लेट आया और क्यों आया, तो हम उस पर पर्दा डालते हैं। और पर्दा वास्तव में वो समाज के आगे नहीं डालते, अपने ऊपर डालते हैं। तो ये कुछ मौलिक चीज़ें हैं जो शायद मंथन का भी विषय है। और यदि हम इस कुरीति को लेकर के चिंतन करते हैं या इसके लिए समाधान ढूंढते हैं, तो ये ना सोचिए कि हम कोई बहुत बड़े समाज सेवक बनने के खिताब हासिल करने के लिए कर रहे हैं, फिर वो काम पूरा नहीं होगा। ये सोचिए कि आप अपने लिए कर रहे हैं, कल आपके बच्चे को भी इसका शिकार होना पड़ सकता है, क्योंकि आपको भी नहीं मालूम कि ये संगत, ये सोबत कहाँ जा रही है। तो इसलिए वो, जैसे एक शायर था, वो सारा दिन अपनी बीवी को तंग करता था शायरी सुना सुना करके। तो एक दिन संजय जी जैसे, वो भी बड़ी काबिल थी बहन, तो उसने कहा कि भाड़ में जाए तेरी शायरी ये फन, मेरा ना सही ना बन अपना तो बन। तो इसलिए ये मत सोचिए कि ड्रग एडिक्शन एक बड़ा ही रोमांटिक टॉपिक है, टॉपिकल सब्जेक्ट है, इस पर डिबेट भी होती है, सेमिनार भी होता है, जहाँ जाते हैं भाषण दिए जाते हैं। ये समझिए कि ये मेरे अपने घर का है। मैं इसकी चिंता इसलिए कर रहा हूँ कि कल मेरे परिवार में भी इसका परछाया पड़ सकता है। अगर वो हम सोचेंगे तो हमारे काम में ईमानदारी आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।